जय भारत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर हमको पैरामेट्रिक फंक्शन दिया जाता है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। मेथड टू जो है बहुत ही जनरल है, सभी के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए समझना पड़ेगा आपको चीज़ें। और मेथड सेकंड हम लोग मेथड फर्स्ट के बाद देखेंगे ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट जो है उसमें क्या क्या करना है मैं अभी बोल देता हूँ। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करोगे तुम। तो सबसे पहले तो तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया। अच्छा, सबसे पहले तो देख लो डी वाई बाई एक्स तो तभी पॉसिबल है जब भी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। और फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब तुमको पहले फंक्शन मतलब डायरेक्ट ग्राफ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, ये वाई एक्स इक्वस टू टी प्लस वन है, वाई इक्वस टू टी प्लस टू है। टी की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल जीरो होती है और टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो वन माइनस टू टी है। और ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि टी की वैल्यू जब लेस देन जीरो है तो टी की वैल्यू जब जीरो रखें तो यहाँ पे टू आ रहा है, और टी की वैल्यू जब इधर जीरो रखें तो वन आ रहा है। मतलब ये एक्स टी इक्वल्स टू जीरो पे ये दिख रहा है कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। बराबर, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव की तो बात आएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा हमको ग्राफिकल मेथड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड जाने से पहले तुम फंक्शन पहले क्रिएट कर लो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं या फिर टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। टी कितना होगा यहाँ से, हाँ, एक्स माइनस वन होगा। तो जो टी की वैल्यू एक्स माइनस वन है ये कहाँ कहाँ पे रखोगे तुम, यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे, और वहाँ से तुमको क्या मिलने वाला है, वाई मिलने वाला है। तो वाई इक्वल्स टू कितना होगा, देखो यहाँ पे टी होगा एक्स माइनस वन और आगे था प्लस टू, और इसके बाद यहाँ पे था टी, मतलब ये होगा एक्स माइनस वन और होगा लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद होगा वन माइनस टू टाइम्स टी कितना है, एक्स माइनस वन है, और यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, ये होगा ग्रेटर देन जीरो। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बन गया, देखो ये एक्स प्लस वन बनेगा यहाँ पे, और एक्स कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। और ये होगा कितना, वन माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये बन जाएगा थ्री, माइनस हो जाएगा टू एक्स, और इधर से कितना आएगा, एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा जीरो। सही है, ये बन गया तुम्हारा फंक्शन। अब टी इसमें है ही नहीं, ये सीधा सीधा तुम्हारा एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आ गया। अब जैसे वहाँ पे दिख रहा था ना डिसकंटिन्यूस है, वैसे आपको यहाँ पे भी ये डिसकंटिन्यूस है दिख जाएगा। देखो एक्स के लिए जब लेस देन जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा, और ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये टी की वैल्यू जीरो पे टू और वन आ रहा था, ये यहाँ पे जीरो पे आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, और यहाँ पे तो चेंज हो गया। सही है, लेकिन ये टी की वैल्यू जीरो पे टू आ रहा है और वन आ रहा है, और जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू कितना होगी, वन होगी। मतलब ये वन पे टू और वन आएगा एक्स के। सही है, तो एक्स वैल्यू वन रखिए, देख लो यहाँ पे वन प्लस वन तो टू आया, जो कि इधर भी टू ही आ रहा था। और जब एक्स वैल्यू वन रखेंगे तो कितना आएगा, थ्री माइनस टू, जो कि वन आएगा, और इधर से वन आएगा। मतलब टी की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो, ये अलग अलग चीज़ है, ये पहले समझ लो तुम। ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स इक्वल्स टू जीरो है ऐसा नहीं है। अगर टी इक्वल्स टू जीरो होता है तो इसका मतलब एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल्स टू वन होगा। और ये टी इक्वल्स टू जीरो पे टू और वन है, बराबर है क्या। और वही चीज़ एक्स के बीच में लिखना है तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वन पे होगा वैसा वो। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल्स टी इक्वल्स जीरो मतलब कितना, एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा ये चीज़। ठीक, मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करोगे तुम, तो ऐसे वाले फंक्शन को तो डिफ्रेंशिएशन तो जा ही नहीं सकते हम लोग, तो सीधा सीधा हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। बराबर, तो ये हुआ एक्स एक्स और वाई एक्सिस हमारा। जीरो के आगे और पीछे देखना है हमको, जीरो के आगे और पीछे। देखो ये जीरो है, तो जीरो से पीछे किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वन का, और ये जो ग्राफ बन जाता है ऐसा इंक्रीजिंग ये बन जाता है। और जीरो पे वैल्यू कितना आ जाएगी, वन आ जाएगी, और यही इंक्लूड होगा वैल्यू। फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे थ्री माइनस टू एक्स, निगेटिव स्लोप है, जीरो पे वैल्यू कितना आ रही है, थ्री आ रही है, और ये तो मतलब कौन सा होगा, वन होगा, और थ्री मतलब इसके ऊपर होगा ये। सही है ना, तो यहाँ से जो होगा ग्राफ डिक्रीज करने लगेगा ऐसे। ठीक है ना, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, और जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, थ्री बाई टू, तो ये थ्री बाई टू से पास करेगा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ है। तो देखो इसमें कहीं मैक्सिमा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आया, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट भी यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद इससे पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम ही वैल्यू है।
फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, बराबर क्या, मतलब इसके भी ऊपर चला गया। इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन जो है ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, मैक्सिमा नहीं है। हाँ, ये डॉट यह इसके बदले अगर यहाँ पे होता ना, तो इससे पहले भी नीचे वैल्यू और इसके बाद में भी नीचे वैल्यू, तो x इक्वल 0 पे मैक्सिमा आ जाता। ठीक है, यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, और वो चीज़ डिफ्रेंशिएशन से पता नहीं चलती हमको। सही है, क्यों पता नहीं चलती, जब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते तुम तो इधर से तो 1 आएगा, इधर से तो -2 आएगा, तो इधर से तो प्लस दिख रहा है, इधर से माइनस दिख रहा है, तो ये ऊपर जाके नीचे जा रहा है, ऐसा लगेगा तुमको। समझ में आ रहा है ना। अगर तुम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते समझो, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाता है, ये इधर से तो हो जाता 1, इधर से आ जाता -2, और ये कितना एक्स वैल्यू लेस देन 0 के लिए, और एक्स वैल्यू कितना ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसा ऐसा है। मतलब तुम्हारा 0 के आजू बाजू में जो साइन है ना, इधर से तो प्लस है, इधर से हो गया माइनस, तो इसका मतलब इधर तो इंक्रीज लग रहा है और इधर तो डिक्रीज है। वैसा है भी ग्राफ, इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा नहीं है, ये नहीं है ये चीज़। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू कवर हो गई तुम्हारी यहाँ पे कवर हो गई है, और इसके आगे वैल्यू ऊपर से स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू के बाद ये वैल्यू है, इसके बाद ये वैल्यू आ गया, मतलब x इक्वल 0 पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा नहीं है, बराबर। तो ऐसे वाले ग्राफ में तो तुमको जाना पड़ेगा ग्राफ से ही, यहाँ इस ऐसी चीज़ों को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव का तो उसमें कोई काम है ही नहीं ना, बराबर ना। इसलिए तुम्हारी ग्राफिकल मेथड परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तब की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा फंक्शन कंटिन्यूस कैसे पता चल जाएगा, ये तो पता ही चल जाएगा यहाँ से, है ना, इसको चेक करना है, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे वैसे। ओके, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, dy/dx निकालोगे। ठीक है, फिर dy दूसरे स्टेप में क्या करना है तुमको, dy/dx को करना पड़ेगा 0, किस चीज़ के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। एक तो तुमको 0 करना पड़ेगा, या फिर dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट कब है वो चेक करना पड़ेगा, बराबर ना। ये दो ही तो चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, इसके इक्वलेंट क्या, कि dx/dt ये कब 0 होगा, ये भी तो मीनिंग होगा ना, dx/dt कब 0 होगा, या फिर dy/dt। अच्छा, ये मैं बोलना भूल गया, वैसे ही dy/dx अगर तुमको निकालना है तो ये dy/dx कैसे निकालोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन में है, तो एक तुम लोग इसमें से t को रिमूव करो, जैसे अभी हमने रिमूव कर दिया था, वैसे करो और डायरेक्ट dy/dx निकालो। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो तुम y को डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन ऐसा ही तो होता है। और x को डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों का रेशियो ले लो तो हो जाएगा dy/dx। सही है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, दोनों को जब डिफ्रेंशिएट किया तुमने विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा कि इन दोनों का रेशियो लेने से टी डी कैंसिल होगा, dx/dy मिलेगा। ये शायद तुमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जैसे ये मिल गया तुमको, तो dy/dx को हमको 0 करना पड़ेगा। अब dy/dx को 0 तो करना पड़ेगा, या फिर ये डज नॉट एग्जिस्ट कब है वो देखना पड़ेगा हमको, मतलब ये चीज़ें करना पड़ेगा, ये दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, हम पर्टिकुलरली इस वाले केस में, मतलब मेथड 1 में बस इसी को फोकस कर रहे हैं, इस वाले को हम लोग सेकेंड, मतलब ये वाला जो पार्ट, ये अगर जहाँ पे dy/dx सीधा सीधा 0 जहाँ पे होता है उसी को हम लोग इस वाले मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड 1 बोल रहा हूँ मैं उसको। ये वाला हम लोग देख नहीं सकते, इस वाली प्रॉब्लम इससे नहीं कर सकते, ये तो हम लोग आगे वाले दूसरे मेथड से करेंगे। dy/d मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, एक तो dx/dt के ये अनडिफाइन हो, या फिर dx/dt अनडिफाइन हो, मतलब ये 0 हो या फिर ये 0, ये अनडिफाइन हो। dy/dt अनडिफाइन होना चाहिए, और dx/dt अगर 0 होना चाहिए, तब जाके ये dy/dx क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये तो केस हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में सोचो नहीं, इसी के बारे में फोकस रखो अभी। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया सेकेंड स्टेप, जो कि dy/dx करोगे क्या, इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या होगा कि तुमको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बराबर क्या, तो x के बीच में मिल सकते हैं या फिर t के, क्योंकि ये तो रिलेशन तो dy/dx किसका होगा, t का ही होगा ना। dy/dt निकालो, dx/dt निकालो, तो यहाँ से तुमको t के वैल्यूज मिलेंगे। मान लेते हैं t इक्वल्स टू क्या आया, t1, और यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है dy/dx t के बीच में ही है, और t इक्वल्स टू t1 पे क्या हो गया, वो 0 हो गया, ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब ये t इक्वल्स टू t1 है, जहाँ पे dy/dx 0 हो रहा था, अब एक्चुअल है क्या, ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये चेक करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा अगली स्टेप पे।
और अगली स्टेप क्या है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², ये निकालना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया था, हमने भी नॉर्मल फंक्शन में वैसे ही किया था। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स था, ये तुम्हारा कोई फंक्शन था, और अगर तुमको क्या चेक करना था कि फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा इसके अंदर है या नहीं, ये चेक करने के लिए तुमने क्या किया था, dy/dx कर निकाला था और ये इक्वल्स टू 0 कर दिया था, बराबर है। dy/dx निकाला और इसको 0 कर दिया। फिर बाद में क्या किया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, बराबर, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। और ये जहाँ पे 0 है, मतलब इसको बोल रहे थे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स, अल्फा 1 पे समझो मानते हैं 0 है, तो ये जो x इक्वल्स टू अल्फा 1 जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो जो पॉइंट है तुमने रख दिया इसके अंदर, बराबर, इस सेकेंड ऑर्डर के अंदर। और तुमने चेक किया इसका जो आंसर है कितना है, सेकेंड ऑर्डर का आंसर अल्फ़ा के ऊपर क्या पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता, सेकेंड ऑर्डर इसका पॉजिटिव होता, तो x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 ये क्या होता, एट x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या हो जाता, ये मिनिमा हो जाता, बराबर ना। और अगर इसका d2y/dx² अगर लेस देन 0 होता, तो इसका मतलब एट x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 ये क्या हो जाता है, इसमें मैक्सिमम हो जाता। मैं बेकार का इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए और इसी के यही जड़ है और इसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले थे, ठीक है। तो dy/dx तो तुमने 0 निकाल दिया और क्या आया उसमें, t इक्वल्स टू t1 आया, बराबर है। अब ये t1 जो है आपका मैक्सिमा है मिनिमा है, चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव के पास। अब ये कैसे निकालना होता है हम लोग देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं ये सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर ये t इक्वल्स टू t1 रखने के बाद, ये तो बात समझ में आ रही है ना, d2y/dx² भी t का ही रिलेशन रहेगा। तो तुमने इस t के बदले क्या रख दिया, हमने t1 रख दिया, क्या dy/dx जहाँ पे 0 रहा है वो केस, वो वाला पॉइंट। तो जैसे ही d2y/d² के अंदर t1 रख दिया, तो चेक किया तुम्हारा ये ग्रेटर देन 0 है आंसर या फिर लेस देन 0 है आंसर। ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता, d2y/dx² अगर ग्रेटर देन 0 होता, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू t1 ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये होता मिनिमा का, बराबर। और t इक्वल्स टू t1 अगर समझो d2y/dx² की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती, तो t इक्वल्स टू t1 क्या हो जाता, ये हो जाता मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक है। बस इतना ही करना है तुमको। लेकिन ये मेथड कब काम करेगी, जब ये dy/dx एग्जिस्ट होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो ऑब्वियस बात है, अगर dy/dx ही एग्जिस्ट नहीं है किसी t1 के ऊपर, तो इसका मतलब d2y/d² को निकाल के भी क्या करोगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये आपको समझ में आ रही क्या बात। तो जहाँ जहाँ पे भी dy/dx एग्जिस्ट है और इक्वल 0 है, वहाँ पे हम लोग ये मेथड लगाएंगे। अच्छा, इसमें जिक्र आ रहा था किसका, d2y/dx² का, ठीक है। तो ये अब कैसे निकालना है, किसकी बात चल रही है अभी, d2y/dx² की, ओके, इसकी बात चल रही है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तुमको क्या मालूम है, dy/dx मालूम है। कैसे निकालने वाले हो, तो y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तुम विथ रेस्पेक्ट टू t, और डिवाइड बाय x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ऐसे करने से तुम्हारा क्या मिल गया, dy/dx मिल गया। अब इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किससे, x के साथ, t के साथ नहीं है x के साथ, तो क्या होगा, ये इधर dy/dx था, अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d/dx होगा, बराबर। इस साइड जो भी है क्या है, इस साइड लिख लेते हैं, dy/dx था, ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है, और इस साइड पे भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा होगा ना ये, ठीक है। तो ये होगा इधर से dy/dt जो भी था, और नीचे जो भी था dx/dt, ऊपर जो भी है नीचे जो भी है वो जैसे कि वैसे रख दिया तुमने। अगर यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं ना, तो ये d2y/dx² नहीं मिलता तुमको, विथ रेस्पेक्ट टू x करने से ही मिल जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, d2y/dx जो dx² जो कि तुमको चाहिए। तो ये हो गया d2y/dx², बराबर। अब इस साइड पे जो भी धिंगाना होगा वो देख लेंगे। अभी u/v का फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको पहले कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, माइनस इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और टोटल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, सही है। तो सबसे पहले तो dx/dt को तुमने क्या किया, कांस्टेंट, सही है। तो फिर किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ dy/dt विथ रेस्पेक्टिव x, सही है ना, ये बन जाएगा,
ओके, अब किसको कांस्टेंट करोगे, डी वाई बाई डी टी को तुमने कांस्टेंट किया, मतलब ऊपर वाला कांस्टेंट। फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रेस्पेक्टिव एक्स, डिनोमिनेटर में जो भी है डी एक्स अपॉन डी टी है, बराबर इतना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा जो भी नीचे था डी एक्स अपॉन डी टी, इसका होगा स्क्वायर। ध्यान से देख लेना ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन बस ये समझ में आना चाहिए, और ये बार बार भी करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार समझ में आया तो भी काम हो जाएगा। अब क्या है, अब इसके बाद देखो, ये तो डी एक्स अपॉन डी टी है बेचारा, इसको तो कोई टेंशन है नहीं, और ये खाला अकेला भी है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो डी वाई बाई डी टी है ना, ये किसका फंक्शन है, टी का। कैसे टी का फंक्शन है, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था, y इक्वस टू क्या था, एफ एक्स था, मतलब जी ऑफ टी था। जब तुमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया डी वाई बाई डी टी, तो क्या बन जाएगा ये जी डैश ऑफ टी ना, मतलब ये जो फंक्शन बनेगा तुम्हारा टी का ही रहेगा ना। और वैसे सिमिलरली इसको जब डी एक्स अपॉन डी टी कर लिया ना, तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी आएगा। ये जो फंक्शन आएगा किसका आएगा, ये भी टी का रहेगा और ये भी टी का फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगर किसी और का अगर फंक्शन है, और किसी और का अगर फंक्शन है, चलो मान लेते ऐसा ही कुछ है, समझो एक्स इक्वस टू कितना है, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, ऐसा कुछ है फंक्शन। और तुमने क्या किया, पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया, कितना आएगा, ये आ जाएगा टू टी। चलो मैं, ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको, इसका जो आएगा डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आ जाएगा टू टी और प्लस आ जाएगा थ्री, बराबर ना। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब तुमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट करना है तुमको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे निकालोगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसा होगा, तो ये होगा टू टी प्लस होगा थ्री, सही है ना। तो इसका क्या होगा कि इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, टू तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे होगा कितना, चलो इसमें क्यू भी कर लेते हैं, मुझे क्या समझाना है आपको समझ में आएगा अभी। तो थ्री आएगा, टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, थ्री आ जाता और टी स्क्वायर आ जाता, तो इसका जो डेरिवेटिव आता कितना आ जाता, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसका डेरिवेटिव कितना, टू तो कांस्टेंट था ना, कहाँ पे कुछ यहाँ पे टू, तो यहाँ पे जो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका जो डेरिवेटिव है थ्री टी स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाता, ये आ जाता सिक्स टी, बराबर ना, क्योंकि ये टू भी नीचे आ जाता। फिर इस वेरिएबल की डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे टी है। तो टी स्क्वायर का तो डेरिवेटिव तो तुमने ले लिया, कितना आएगा टू टी, लेकिन टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा, तो ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा ऐसा। तो तुमने किया क्या यहाँ पे डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स था, और यहाँ पे कितना था, थ्री टी स्क्वायर था। तो तुमने क्या किया कि यहाँ पे डी टी बाई डी टी को पहले एडजस्ट कर लिया, फिर तुमने डी एक्स को यहाँ पे भेज दिया और डी टी को यहाँ पे भेज दिया, मतलब पहले इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, और बाद में टी को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स ले लिया, एक्स ले लिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब डी अपॉन ये जो जब डी टी इधर आ गया, तो ये थ्री टी स्क्वायर हो गया, और ऊपर तो डी टी था ही, और इधर का डी एक्स इसके नीचे चला गया, बस ये प्रोसेस हो गई इसके बीच में, सही है। तो ये अगर चीज़ें समझ में आ रही है, शायद ये आपको बोर्ड में अच्छे से हो गया होगा, है ना। तो ये अगर चीज़ समझ में आ रही है तो देख लो ये क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। मुझे क्या करना था कि डी एक्स बाई डी टी था, एक किसी और का फंक्शन है, मुझे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका तो डेरिवेटिव आएगा, लेकिन इस वेरिएबल का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा डेरिवेटिव, वो भी तो लेना पड़ेगा ना, डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है, क्या चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन जो है ना डी वाई बाई डी टी, ये तो है तुम्हारा टी का फंक्शन, है ना। और यहाँ पे देखो ये वाला भी फंक्शन डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी किसका है, टी का फंक्शन है, लेकिन तुमको करना डिफ्रेंशिएट किससे है, डी एक्स के साथ है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर टी की डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं ये लिख देता हूँ, देखो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये डी एक्स अपॉन डी टी का डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ पे चेंज है। अभी क्या चेंज होगा, देखो ऐसा होगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने विथ रेस्पेक्ट टू टी, बराबर ना। तो क्या था यहाँ पे डी वाई बाई डी टी था, और जो टी बचेगा इसमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किससे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से। ये बात आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी और टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर यहाँ पे कितना था, यहाँ पे जो भी बाजू में था क्या था वैसे, ये यहाँ पे था माइनस का माइनस,
ये था माइनस का माइनस, और ये डी वाई बाई डी का डी टी का डी वाई बाई डी टी, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे चेंज करना है। क्या चेंज करना है? देखो, इस ये जो फंक्शन है डी एक्स बाई डी टी, तो टी का फंक्शन है, तो तुमको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब पहले तो ये टी का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग टी के रेस्पेक्ट में, फिर जो टी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ये डी टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो ये जो कंसेप्ट है पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं। अब इन्वर्स डेरिवेटिव आपको मालूम होगा। इन्वर्स डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? अगर डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारे पास, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर है क्या? मतलब डी वाई बाई डी एक्स को अगर रेसिप्रोकल में लिख रहे हो तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये तुमको मालूम है, दिमाग में रखो फिलहाल के लिए, अभी इसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वैसे हमने बहुत बार यूज़ भी कर लिया हमने भी इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अभी फॉर्मेट आ गया। अब ये वाला पार्ट देखो तुम, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स, ये तो मल्टीपल में ही है ना, ये तो मल्टीपल में ही इसके बराबर ना। तो इसको कहीं पे भी लिखो, इधर लिखो, कहीं पे भी लिख दो, मतलब इसी टर्म में कहीं पे भी लिख दो। इससे पहले लिखो, इससे पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे भी लिख सकते हो, डी टी बाई डी एक्स है, तो डी टी बाई डी एक्स को तुम क्या लिखोगे? वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे आ सकता है, ये पार्ट इसके नीचे आ सकता है, और दोनों के बेस में सेम टर्म है, बराबर ना, मतलब कॉमन आएगा और नीचे लेके आना है। तो इन शॉर्ट होगा क्या, यहाँ पे था डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी था, और ये बन जाएगा तुम्हारा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। मतलब y का डेरिवेटिव 2 बार t के रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, और ये क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, और x का डेरिवेटिव t के साथ 2 बार लेना है। और नीचे कितना आएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन हो जाएगा डी टी, और इसका पावर हो जाएगा कितना, 3। सही है, डी एक्स अपॉन डी टी का पावर हो जाएगा 3। सही है, अब देख लो यहाँ से आप समझना है, ये क्या है तुम्हारा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है। ओके, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि इस टर्म में से पूरे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो तुमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो जो मल्टीपल में जो आया ना डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन डी टी है उसको तुमने ले लिया कॉमन, बराबर, डी एक्स अपॉन डी टी जो है तुमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, बराबर, माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, बराबर ना। और यहाँ पे क्या बचा, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे क्या है, वही ये टर्म जो हमने एडजस्ट किया था, डी एक्स अपॉन डी टी था, और इन टू ये इधर क्या है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है अभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये डी एक्स अपॉन डी टी का क्यूब है। अब देख लो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म तो सेम ही है, तो एक बार तो उड़ा ही सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसमें से एक बार उड़ गया तो इसमें 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये साइड से क्या है, ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, इधर से बचा डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वेयर। ओके, और ये क्या है, ये देखो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, ये सीधा से तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है, बराबर है क्या, ये तुम्हारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही है ये। सही है ना, और यहाँ पे मल्टीपल में क्या है, डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वेयर है, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर होगा, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ से तुमको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि जो पॉइंट तुमने ले लिया था तुमको मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, ओके, अब देखो क्या क्या किया था तुमने, यहाँ पे आ जाते पहले तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इसको जीरो कर दिया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स जीरो करने के बाद वहाँ से ये जीरो कब हुआ, टी इक्वल्स टू टी वन पे हुआ, बराबर है क्या। मतलब तुमको जो भी चेक करना है ना, किसके लिए चेक करना है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो के लिए चेक करना है। इसका मतलब इसमें जो भी पॉइंट तुम रखोगे उसके तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो ही है ना, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो ही है। इसका मतलब अब इसको लिखने की ज़रूरत है क्या तुमको, ये तो जीरो होने वाला है ना, डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है, जीरो जहाँ पे वहीं पे तो चेक कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो है ही वैसे ऑलरेडी। सही है,
मतलब ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं तुमको। दूसरी बात, यहाँ पे dx अपॉन dt का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फिर। मतलब इसका भी इसके साइन के लिए कोई इसका मतलब क्या, ये इसका कोई हाथ नहीं है इसके साइन को चेंज करने में। बराबर है क्या? दोबारा क्या करना है तुमको, यहाँ पे क्या है, देखो डी वाई बाई डी एक्स है पहले तो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। और हम लोग कहाँ पे इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो साइन कहाँ पे चेक करने वाले हैं, जहाँ ऐसी वैल्यू पे जिसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। मतलब ये तो जीरो ही है ना, जो भी यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी वन रखोगे तो ये टी वन पे तो ये ऑलरेडी ये डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो था वहीं से ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो ऑलरेडी होगा ही, इसका मतलब ये जीरो है, मतलब ये टोटल जीरो होगा। तो बार बार ये टर्म लिख के फिर मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालो, और उसमें टी कोस टी वन रखो, ये ऑलवेज जीरो होगा, तो ये क्यों लिखेंगे फिर। तो इसको तुम साफ साफ इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, नीचे वाला क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है। अब ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर अगर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका भी कोई हाथ नहीं है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साइन सिस्टम में। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इसका कोई संबंध नहीं है, ये निगेटिव तो भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये प्योरली डिपेंड किसके ऊपर है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर के ऊपर ही है। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मतलब सिर्फ ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सिर्फ इतना नहीं है, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर तो ये पूरा है, लेकिन हम चेक किस पे करेंगे, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर को चेक, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये एट टी इक्वल्स टू टी वन पे चेक करना, ये किसके इक्वालेंट है, ये सिर्फ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को चेक करने के इक्वालेंट है। समझ में आ रहा है क्या आपको बात, बराबर है क्या। मतलब ये इक्वालेंट है, इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। हाँ, टी इक्वल्स टू टी वन पे क्या हो रहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, ये ऑलवेज जीरो हो रहा है, इसलिए बस ये इसके बराबर ही साइन आ रहा है। तो इसलिए तुम बार बार ये निकालने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा तुम क्या निकालोगे, डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे, और उसी में क्या करोगे, टी कोस टी वन रखोगे। वही कितना ईजी है, वो देखो कितना ईजी है। तुमने तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी टी तो निकाला ही होगा। अब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, बस इसको मतलब एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टी, इतना। फिर बाद में जो भी इसके डी वाई बाई डी एक्स जीरो जा रहे थे वो इसमें रख के इसका साइन सिस्टम देखना है। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, बस इतना ईजी है ये, बराबर क्या। अच्छा, ये मेथड में हमने डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना, वो पॉइंट हमने कंसिडर नहीं किया है। मतलब इससे ये आंसर नहीं निकलेगा, ऐसा बोला था हमने। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि डी एक्स बाई डी टी वहाँ पर जीरो होगा। अगर ये डी एक्स बाई डी टी अगर जीरो होगा तो अब सीधा सीधा दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे कि डी एक्स बाई डी टी नीचे आ रहा है। तो जब ये टी इक्वल्स टू टी वन पे अगर डी एक्स बाई डी टी जीरो होगा तो ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब ये केस तो इसमें कवर हो ही नहीं सकती, बराबर ना। तो ये आपको भी समझ में आना चाहिए। मतलब इसके लिए हमको आगे कुछ और सोचना पड़ेगा, वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेथड समझ में आके देख लो, ठीक है। मतलब करना क्या क्या है, कहाँ गया भाई ये, हाँ, करना क्या क्या है आपको। सबसे पहले तो करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास एक्स इक्वस टू एफ ऑफ टी अगर दे दिया है और वाई इक्वस टू जी ऑफ टी अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, अगर टी को रिमूव कर सकते तो बेस्ट, बढ़िया। मतलब क्योंकि डी वाई 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 और एक्स का रिलेशन आ जाता है ना, तो फिर डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल है, उसको जीरो कर लो। और बाद में तो अपने को तो मेथड पता ही है ना कि एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन जो भी होता है उसके तो पता ही है, ठीक है। अगर वो पॉसिबल नहीं तब की बात चल रही है तो तुम क्या करोगे, पहले तो तुम निकालोगे डी एक्स अपॉन डी टी, और निकाल दो क्या, डी वाई बाई डी टी, ये दो निकालोगे। फिर इनका रेशियो निकाल के क्या करोगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे। कैसे, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। और ये जीरो कब है वो देख लोगे। और मान लेते कि टी इक्वस टू टी वन पे अगर ये जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट वाली केसेस में नहीं लेना है मुझे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसको तो हम लोग अलग मेथड से करेंगे। अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो होता है, वो पॉइंट अगर टी इक्वस टी वन है, तो तुम क्या करोगे, अब ये टी इक्वस टू टी वन मैक्सिमा है मिनिमा है, क्या करोगे, फिर ये जो डी वाई बाई डी टी निकाला इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर होगा। अब ये जो टी इक्वस टू टी वन है, इस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर में रख दिया। ये रखने के बाद एक तो ये क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब टी इक्वस टू टी वन क्या होगा,
ये होगा मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। और अगर लेस देन 0 है तो t इक्वल्स टू T1 क्या होगा, ये होगा मैक्सिमा का पॉइंट, सही है ना। और अगर इक्वल 0 होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गई, बराबर ना। इन्फ्लेक्शन वगैरह पॉइंट हो सकता है, जो भी होगा देखना पड़ेगा आगे जाके, और उसके बाद हम लोग आगे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगी तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ओके। लेकिन उसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है, मतलब इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे ये चीज़, ठीक, क्योंकि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये फंक्शन है x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t है, y इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2 है। x को रिमूव करना आसान है, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। t को रिमूव करना आसान है, कैसे, x एंड y का डिफरेंस लेते हैं ना, तो क्या होगा, टी क्यूब निकल जाएगा और t का रिलेशन मिल जाएगा तुमको। फिर t इसमें रखो या फिर इसमें रखो तो क्या होगा कि पूरा t निकल जाएगा और x एंड y के बीच में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन लंबा पड़ेगा क्योंकि क्यूब करना। उससे बेटर क्या है कि हम लोग जो अभी मेथड डिस्कस कर रहे थे ना उससे कर लेते हैं। कैसे करना पड़ेगा, पहले तो dx अपन dt निकाल दो, कितना आया, ये आ जाएगा 3t² प्लस हो जाएगा 3, बराबर। फिर बाद में निकाल दो dy/dt, सही है, कितना हुआ 3t² और होगा -3, 2 की तो 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, dy/dx, dy/dx कैसे निकालोगे, इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो, मतलब ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, मतलब सीधी सी बात है, 3 जब कॉमन ले रहे हो तो t² - 1 और नीचे कितना आएगा, 3 जब कॉमन ले लोगे तो t² + 1, बराबर ना। इसमें से 3 कॉमन लेके मैंने नीचे लिखा, इसमें से 3 कॉमन लेके नीचे लिखा, ये 3 3 तो कैंसिल होगा। dy/dx को करना पड़ेगा तुमको 0, ठीक है। और यहाँ से सीधा सीधा तुमको क्या मिल रहा है कि t² - 1 / t² + 1। मैं हर एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे t² + 1 जो है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये फंक्शन जो है इसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाली केस है ही नहीं, dy/dx ऑलवेज एग्जिस्ट है तुम्हारा, तो ये इधर जाके 0 होगा। फिर बाद में क्या होगा कि यहाँ से t² की वैल्यू कितना आ गई तुमको 1, मतलब t की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस और -1, तो ये तुमको 2 रूट्स यहाँ से मिल गए, प्लस और -1, ठीक है। तो अब ये प्लस और -1 जो तुमको t की वैल्यू मिल रही है, अब ये t इक्वल्स टू +1 तुम्हारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, या फिर t इक्वल्स टू -1 मैक्सिमा है मिनिमा है, ये तुमको अब चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से तुमने यहाँ पे तुमने क्या निकाला है, dy/dt निकाल दिया है ऑलरेडी, बराबर ना। अब तुम्हारा काम क्या है कि d2y/dt² निकाल देना है, सब इतना ही निकाल दो तो काम हो जाएगा। मतलब d2y/dx निकालना मतलब उसको चेक करना मतलब, और इसको चेक करना मतलब दोनों का सेम ही है। तो ये कितना आया, ये आ जाएगा 6t, बराबर है क्या। तो d2y/dt² कितना आया तुम्हारा 6t आया। अब तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर t इक्वल्स टू रख दिया कितना 1। जब t इक्वल्स टू 1 रख देते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, बराबर ना। और जब t की वैल्यू कितना रख देते हो -1 रख देते हो तो ये कितना आएगा -6 होगा, तो इसका मतलब आएगा नेगेटिव। मतलब t इक्वल्स टू 1 क्या हुआ तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा मिनिमा का पॉइंट, और t इक्वल्स टू -1 क्या होगा, ये होगा मैक्सिमा का पॉइंट, बराबर ना। d2y/dt² अगर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा होता है और ग्रेटर देन 0 होता तो मिनिमा हो जाता है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 1 पे होगा मिनिमा। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तुमको, y मिनिमम चाहिए तो कितना आएगा, तो ये यहाँ से आएगा। जब 1 इसमें रख देंगे तो 1 - 3 कितना आएगा, 1 - 3 होगा -2, -2 + 2 कितना होगा 0, तो y मिनिमम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब y मैक्सिमम अगर चाहिए तो कितना रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 रख दिया तो ये -1 का क्यूब तो -1 आएगा, यहाँ पे आएगा +3, 3 -3 -1 कितना +3 +3 + 2 कितना होगा 5, 5 - 1 कितना होगा 4, तो ये होगा y मैक्सिमम कितना होगा 4 होगा। अच्छा ये क्या है, t इक्वल्स टू 1 पे y मिनिमम है, t इक्वल्स टू -1 पे मैक्सिमम है, x की वैल्यू पे नहीं है, x इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये t इक्वल्स टू 1 है, बराबर ना। तो अगर तुमको किस x पे ये मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है ये अगर बताना है तो t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा इस जगह पे। तो 1 + 3 कितना आया 4, मतलब x इक्वल्स टू 4 पे ये तुम्हारा क्या है, y की वैल्यू मिनिमम है, ऐसा हो गया मतलब। और x इक्वल्स टू कितने, जब -1 इस पे रख देते तो कितना आएगा -1 -3, तो -4 पे, -4 पे क्या है तुम्हारा ये वो मैक्सिमम है, बराबर क्या। तो x के रिस्पेक्ट में मतलब अगर तुमको चाहिए तो x इक्वल्स 4 है, x इक्वल्स -4 है,
और मिनिमम मैक्सिमम ये वैल्यूज़ है। और टी इक्वल्स टू 1, टी इक्वल्स टू -1 टी के टर्म में है। तो अगर टी में भी बोला गया है तो भी ऐसा करना है, एक्स में बोला गया है तो भी ऐसा, ये वाली वैल्यूज आएंगे। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सीधा ऐसा तुम यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखना नहीं है तुमको, क्योंकि ये टी का रिलेशन है तो टी की वैल्यू चाहिए तुमको यहाँ पे। ओके, बस ये स्टैंडर्ड मेथड है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं था डी वाई बाई डी एक्स, ये हमेशा डिफाइन था। ये तो तुमको इधर भी समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे ना तो टी की वैल्यू कितना आएगी, कुछ एक्स माइनस वाई और इसमें +2 या डिवाइड बाई 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब इसमें रखोगे तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ना, पॉलिनोमियल ही बनेगा ना, एक्स एंड वाई का रिलेशन बनेगा, डिवीजन में कुछ भी नहीं आएगा, तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल बनेगा। ओके, तो ये था पहला मेथड। मतलब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाद में हम दूसरी मेथड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे। ये होगा dx/dt, कितना आया, माइनस आया 3t²। ओके, और यहाँ से dy/dt कितना आएगा, ये आएगा 6 माइनस हो जाएगा 2t। ठीक है, तो तुम्हारा पहले तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, जो कितना आएगा 6 माइनस 2t और डिवाइड में होगा -3t²। इसको करना पड़ेगा तुमको 0। अब नीचे का तो संबंध है नहीं, और नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ पे है वहाँ पे तो इस मेथड से जाते ही नहीं हम लोग, तो इसको तो हटा दो। और वैसे भी यहाँ पे t² है, तो ये तो रिपीट ही रूट करेगा, मतलब आएगा तो इन्फिनिटी पॉइंट आएगा, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा। ये बात मैं थोड़ी देर के बाद बोल दूंगा, ये तो कैंसिल होगा। ये इसका रूट अगर आएगा तो कितना आएगा, 2 बार आएगा ना, तो साइन भी तो बदलेगा, तो कितना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो टी को 0 के आजू बाजू में तो साइन तो सेम ही रहेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया 0 उधर जाके, तो आएगा कितना 6 माइनस 2t, ये होगा 6 माइनस 2t का वैल्यू 0, मतलब t की वैल्यू जो आ गई 3। अब t इक्वल्स टू 3 जो है तुम्हारा मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ से dy/dt का तुमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो, कितना आ जाएगा d2y/dt² बराबर d2y/dt² कितना आएगा, ये आएगा -2। सिर्फ यहाँ पे -2 आया, मतलब टी की वैल्यू जो माइनस टी की वैल्यू कितना रख देंगे 3, अगर इसमें रख देते तो टी रखने का जगह है नहीं वैसे तुम्हारे पास। और टी कोस 3 पे dy/dx 0 हो रहा है, 0 तो हो रहा है, मतलब टी कोस टू 3 डेफिनेटली वहाँ पे टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा तो होगा, बराबर है क्या। और यहाँ पे तो रखने के लिए जगह है नहीं, इसका मतलब d2y/dt² ऑलवेज अगर -2 आ रहा है और टी इक्वल्स टू अगर 3 इसके रखने, मतलब टी के रखने के लिए स्कोप नहीं है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो पॉइंट आएगा तुम्हारा उस जगह पे हमेशा क्या आना चाहिए, मैक्सिमा ही आना चाहिए ना, मतलब रखने का स्कोप ही नहीं है। लेकिन d2y/dt² कितना है, हमेशा -2 है, तो इसका मतलब टी इक्वल्स टू 3 क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा। एक ही पॉइंट और वो डायरेक्ट मैक्सिमा ही होगा, ऐसा होगा इसका मतलब। सही है ना, समझ में आ रही बात है। अगर समझ में नहीं आ रही तो ये चीज़ समझ लो आप, y इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे है x²। अब तुमने dy/dx निकाल दिया और कितना आया, ये 2x आया, और इसको 0 करने से कितना आया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब तूने निकाल दिया कितना d2y/dx², ये कितना आया, सिर्फ 2 आया। अब x इक्वल्स टू 0 पे तो ये डेरिवेटिव 0 हो रही है, इसका मतलब ये तो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का तो पॉइंट है ही वैसे, लेकिन यहाँ पे रखने का कोई स्कोप है नहीं, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो पॉइंट निकला जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो क्या होना चाहिए, मिनिमा का होना चाहिए, कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसमें सिर्फ मिनिमा ही हो सकता है, जो भी पॉइंट हो सिर्फ मिनिमा ही हो सकता है, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया। और ग्राफ निकाल के भी देख लो, ऐसा ही होगा। सेम वे यहाँ पे कितना आया, टी कोस 3 आया, एक तो पॉइंट है ही जहाँ पे क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, लेकिन d2y/dt² ऑलवेज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये होगा क्या, मैक्सिमा है, क्योंकि हमेशा <0 आ रहा है इसलिए। ओके, तो बस <0 है। अगर तुमको अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y मैक्स, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये t=3 जो है इसमें रखना पड़ेगा। तो ये होगा 18 माइनस कितना आ जाएगा, ये होगा 9। तो बस तुम्हारा कितना आ जाएगा 9, ये तुम्हारा मैक्सिमम आंसर है। और कहाँ पे है ये, अगर चाहिए तो एट किस एक्स पे है ये देखना है, तो टी की वैल्यू 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस t³ मतलब 1 - 27 तो कितना आएगा, -26 के ऊपर। तो x इक्वल्स टू -26 के ऊपर y मैक्सिमम कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये 26 यहाँ पे नहीं रख सकते तुम, क्योंकि ये t का वैल्यू है, t का एक्सप्रेशन है। अगर x की वैल्यू -26 रखना है तो तुम पहले
इसमें से टी को रिमूव करना पड़ेगा और एक्स के बीच में रेडियस लेके आना पड़ेगा, उसमें एक्स के लिए -26 रखना पड़ेगा और वहाँ से निकाल के देखोगे तो ये 9 आ जाएगा। सही है, समझ में नहीं बताओ आपको। आगे बढ़ते हैं, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ फिर से ये कितना है, फिर से यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग dx/dt, ठीक है ना। dx/dt निकालने की ज़रूरत पड़ रही है क्या हमको? इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही वैसे भी। ये होगा -2, माइनस हो जाएगा साइन π/2 इंटू होगा टी, सही है। और π/t की डेरिवेटिव कितना आ जाएगी, π/2। ये पूरा एंगल है तुम्हारा, ठीक है, मल्टीपल में आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, dy/dt इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा t³ माइनस हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा t प्लस हो जाएगा 8, सही है। ओके, अब क्या करो, dy/dx, तो dy/dx कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4t³ माइनस हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ t प्लस हो जाएगा 8, टोटल डिवाइड बाय -2 माइनस हो जाएगा साइन πt बाय होगा 2 इंटू होगा π/2, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 0, मतलब ये तो हमेशा इधर है, ये तो एक तो ये तो क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है या फिर नॉन 0 हो सकता है। अगर नॉन 0 होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर 0 हो भी जाता है तो इस मेथड से तो उसको सॉल्व करना ही नहीं है। इसका मतलब इस मेथड में, मतलब ये 0 अगर होगा तो भी हमारे मैक्सिमम मिनिमा आ सकते हैं। ये अगर 0 होगा तो भी मैक्सिमम मिनिमा आ सकते हैं, लेकिन वो जो मैक्सिमम मिनिमा है इस मेथड से हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। तो जिस जिस प्रॉब्लम में ये नीचे वाला जो है नॉन 0 हो रहा है उसके लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि दूसरी मेथड है थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी। तो इसलिए देखो ये कभी 0 हो रहा है क्या, देख लो साइन π/t/2 का रेंज कितना आएगा, -1 से +1 के बीच में आएगा। और जब इसको π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आएगा। और π/2 कितना होता है, 1.57। तो इसका मतलब इस पूरे का जो रेंज आएगा -1.57 से लेकर +1.57 के बीच में आएगा। और यहाँ पे -2 से अगर इसमें ऐड कर देना है तो ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये वाला प्रॉब्लम जो है इस मेथड से सब बेस्ट सूट कर सकता है, क्योंकि ये कभी 0 नहीं हो रहा, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम के लिए फिर बेकार का एक्स्ट्रा काम करे वो सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो इसलिए फिर इसी मेथड से करना उसको आसान रहेगा। तो ये तो नॉन 0 है ही वैसे, पता चला ना, क्योंकि इसका जो रेंज है कितना आएगा, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आएगा। और π/2 की वैल्यू कितना हो जाती है, -1.7 हो जाती है और +1.7। और ये -2 इसमें जब ऐड करेंगे -1.7 से लेकर +1.7 के बीच में, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी आएगा ऊपर से ही आएगा जो 0 होगा, नीचे से 0 तो होने का चांस नहीं है, वैसे भी होता भी नहीं है, ये बस अनडिफाइन होता है अगर ये 0 हो रहा है तो, ठीक है। तो कितना होगा फिर ये, तो ऊपर से तो 4 कॉमन ले लिया तो आएगा t³ और कितना आएगा 3t और ये आएगा +2 और इक्वस्ट होगा 0, इसको 0 कर दिया, 4 तो निकल जाएगा तो होगा t³ माइनस हो जाएगा 3t और प्लस हो जाएगा 2 और ये होगा 0, सही है। तो बस अभी क्यूबिक इक्वेशन है, तो हीट एंड ट्रायल से एक रूट निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से उस रूट को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो 1 तो इसका रूट दिख ही रहा है साफ साफ, तो 1 + 1 2 -3 तो 0 होगा। तो 1 इसका रूट है तो 1 को इसमें से हटा दो, तो ये 1, फिर यहाँ पे 0 -3 और ये +2, ठीक है। फिर आएगा ये 1 नीचे, तो 1 × 1 तो 1 होगा, 1 × 1 होगा 1, तो ये होगा -2 और ये आएगा -2। ये तो 0 ही होने वाला है वैसे, क्योंकि 1 से ये डिविजिबल है तो इसलिए। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन बना, क्या बना, ये बना t² + t -2 और इक्वल्स 0। यहाँ से दूसरे रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो बहुत आसानी से रूट्स मिलेंगे। ये होगा +2 और -1 इसके फैक्टर्स बन गए, इसका मतलब इसके रूट्स कितने होंगे, -2 और +1 हो जाएंगे। यहाँ पे एक रूट है और ये बाकी दो रूट, मतलब तुम्हारे पास 3 रूट्स आ गए अभी। कौन से, -2 और 1 और 1, ठीक है। अब 1 जो है रिपीट कर रहा है, रूट 1 जो है रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 1 के आजू बाजू में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से देख लेते हैं तो अगर रिपीट अगर रूट करे तो 1 के पीछे और 1 के आगे तो साइन तो सेम आ जाता। मतलब 1 जो है मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यही सेम सीन हो रही थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे t² आ रहा था ना, ये भले अनडिफाइन है यहाँ पे 0 पे, लेकिन यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा तुमको, इसलिए हमने कोई अभी तक दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए हम लोग इसी मेथड से चले गए। हाँ, अगर एग्जैक्टली नीचे वाला 0 हो जाता है ना कहीं पे,
और अगर इसका साइन बदलने का चांस होता है तब जाके हम लोग सेकेंड मेथड की ज़रूरत पड़ेगी हमको, कि उस जगह पे क्या आएगा फंक्शन हमको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उस टाइम पे तो हम लोग वो मेथड देख लेंगे। ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हम लोग इसी मेथड को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमको पता भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, टी कोस्ट वन पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी जीरो हो रहा है, और ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जो है ना, उस पर भी हमको इसका इफेक्ट दिख ही जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे भी शायद वहाँ पे साइन नहीं मिलेगा उसका, चाहे जीरो हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि रिपीट करा है तो वहाँ पे तो कोई मैक्सिमम मिनिमा तो होगा ही नहीं। और ये यहाँ पे अगर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर अगर पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिनिमा है, हमको पता मतलब मैक्सिमम मिनिमा हो ही जाता है ना। और यहाँ पे रिपीट करा है तो मतलब वो ऐसा वन नहीं होना चाहिए। पता है क्या क्या बोल रहा हूँ? तो 4t³ इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? ये होगा 12t² माइनस हो जाएगा 12t। 12t नहीं ना, सिर्फ 12 ना। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया? 12 टाइम्स आया t² माइनस 1। और जो अभी मैं बोल रहा था कि t=1 जो है रिपीट कर गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका जीरो ही है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होने का चांस होता है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन बदलेगा नहीं, मतलब प्लस का प्लस रहेगा। बराबर है क्या? तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई रिपीट रूट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वन के आगे और वन के पीछे दोनों का साइन सेम होना चाहिए। वो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग जब चेक करेंगे इस प्रॉब्लम को, उसमें पता चल जाएगा। अभी के लिए क्या क्या है? अभी के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या क्या हो गया कि यहाँ पे हमने क्या रख दिया? t=1 रख दिया, तो ये आ गया जीरो। तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गई, तो हमको जाना पड़ेगा आगे के लिए। और दूसरा पॉइंट कौन सा आया था? -2 ना। हाँ, -2 आया था। -2 के लिए देख लो कितना आ रहा है, ये होगा +4, 4 -1 होगा निगेटिव, मतलब ये आया लेस देन जीरो। मतलब एट x=-2 पे जो फंक्शन है क्या देगा? मैक्सिमा देगा। ठीक है, और यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव फेल हो गई। ओके, फेल हो गई मतलब मैक्सिमा मिनिमा तो है नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है बस ऐसे। तो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे? एक्स t=-2 इसमें रख के निकाल सकते हो। और किस एक्स पे आएगा वो निकालना है तो यहाँ पे निकालो। कैसे? टी की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रख दिया, -2 रख दिया, तो कॉस होगा -पाई। कॉस माइनस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है, जो कि -1 आएगा ये। और यहाँ पे आएगा +4, तो 4 -1 कितना आएगा? 3। मतलब x=3 पे ये क्या होगा? मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी तो वो निकालोगे यहाँ पे रख के, जो भी आएगी। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे मेथड की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चला कि टी के ऊपर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है और सिर्फ -2 पे है। और वो तो इधर से ही पता चल रहा था कि दोनों रिपीट कर रूट अगर कर रहे, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो ही होना चाहिए था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो। dx/dt पहले निकाल दिया, कितना आया? 1/1 + t², बाकी 1 का तो जीरो ही होगा। यहाँ पे dy/dt ये कितना होगा? ये होगा 1/4 - t²। और 4 - t² का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस आ जाएगा 2t। सही है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको रेंज भी पता चल रहा होगा। यहाँ पे तो टी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे टी को दिक्कत है। और टी कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए -2 से लेकर +2 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल में। ठीक है, मतलब तुम्हारा टी इतना ही है, इसके बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है तुमको? dy/dx निकाल देना है। तो ये रहा तुम्हारा dy/dx। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2t का अगर कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना होगा? ये 2t डिवाइड बाय हो जाता t² - 4, मतलब ऊपर और नीचे से कॉमन ले लिया मैंने माइनस, तो 1/1/t² ये नीचे वाला है। तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है कितना बनेगा? 2t 1 + t² डिवाइड बाई कितना आएगा? यहाँ पे आएगा t² - 4। रेंज कितना है? -2 से लेकर +2 के बीच में है। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये तो कभी जीरो होगा नहीं। फिर -2 से +2 के बीच में ये कब जीरो हो जाता? -2 और +2 के ऊपर जीरो हो जाता। लेकिन -2 और +2 इस फंक्शन का पार्ट है नहीं वैसे, मतलब इसका रेंज का डोमेन का पार्ट है नहीं, बराबर ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब अभी भी वो वाली केस नहीं आई, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाली तो केस है ही नहीं इसमें भी। तो बस इसको जीरो कर देना है,
इसका मतलब ये जीरो कब होगा, ये वाला भी कभी जीरो नहीं होगा और ये वाला भी मतलब इतना पार्ट तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि t-2 से +2 के बीच में तो ये तो हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा शायद, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये तो कभी जीरो होने वाला नहीं है। तो बस t की वैल्यू जीरो पे ये जो dy/dx है वो जीरो होगा, सही है। तो बस t=0 पे अगर dy/dx जीरो है तो तुमको क्या करना है अभी, अब इसका ये जीरो जो है पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का है वो चेक करना है। तो तुम्हारा dy/dt कितना था, 2t4 - t² ये था। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, d2y/dt² निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो ये 4 - t² को कांस्टेंट, फिर यहाँ पे आया 2 -2t को कांस्टेंट, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 2t, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। और कितना आएगा, 4 - t² का भी होगा स्क्वायर, सही है। तो t की वैल्यू जब जीरो रखेंगे इसके अंदर, तो d2y/dt² कहाँ पे, एट t = 0 पे कितना आएगा, तो ये होगा जीरो, और ये तो जीरो, तो इसका मतलब ये सब कुछ जीरो है, और ये भी जीरो, तो कितना आया देखो, ये 4 × 2 होगा 8 और /16, मतलब ये है पॉजिटिव, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि t = 0 जो है तुम्हारा क्या है, ये है मिनिमा का पॉइंट, बराबर, ये है तुम्हारा मिनिमा, ओके। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगी, ये ln 4 आएगी, बराबर ना। t = 0 जब इसमें रख दिया तो t = 0 पे y मिनिमम कितना आएगा, y मिनिमम आएगा ये ln 4, सही है। और ये कहाँ पे आएगा, अगर x की वैल्यू तुमको ढूंढना है तो क्या होगा, ये अगर x तुमको ढूंढना है तो कितना होगा, ये t की वैल्यू जब जीरो रख देंगे तो x = हो जाएगा 1, बराबर। तो अगर x चाहिए तो तुमको x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब t = 0 का मतलब कितना होता है, x = 1 होगा, और उस जगह पे y की वैल्यू कितना आ जाएगी मिनिमम, जो कितना आएगा ln 4 आएगा, सही है। यहाँ तक भी आपको सेकेंड मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ इस वाले में पड़ सकती है अभी, क्योंकि ऊपर का देख लो x जो है, हाँ तो यहाँ पे हम लोग अगर ज़रूरत पड़ती तो सेकेंड मेथड को डिफाइन करेंगे। देखो पहले तो निकाल दो dx/dt, कितना होगा ये हो जाएगा 5t⁴ माइनस जाएगा कितना 15t² माइनस हो जाएगा 20 और 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे dy/dt और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 टाइम्स होगा t² माइनस हो जाएगा 6 टाइम्स होगा t और माइनस हो जाएगा 18, सही है। अब तुमको करना क्या है, तुमको निकालना है dy/dx, सही है। तो इस भाई साहब को इस भाई साहब से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 6 तो कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस t माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 को कॉमन ले लिया, तो ये होगा t⁴ माइनस हो जाएगा 3t² माइनस हो जाएगा 5 कॉमन लेने से ये होगा 4, सही है। तो अब इसको जीरो करने से पहले इसके फैक्टर निकाल के देख लो ना, फैक्टर निकाल के रख देते तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा dy/dx, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर के तो फैक्टर कितने आएंगे शायद, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, हीट एंड ट्रायल से जाते हैं ना, ये आएगा 2t -1 और होगा शायद t-3, सही है क्या, देख लो ये कितना आएगा, ये होगा 2t², सही है, ये होगा -6t, सही है, और -t नहीं गलत हो गया ना, तो क्या आएगा देखो, इसके फैक्टर कितने बन गए, -3t और 2t, तो यहाँ पे आएगा -3 शायद और t-1 से, अब देख लो ये होगा 2t, ये 2t² -2t और -3t और होगा +3, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। अब देख लो सही है क्या, ये होगा 2t² +2t, ये -3t और -3, सही है। मतलब तुम्हारा जो फैक्टर बन गए ये तुम कैसे भी निकाल दो, बेकार का मैंने टाइम वेस्ट कर लिया लग रहा है। तो ये 2t - 3 × t+1, मतलब ये फॉर्मेट बनने के लिए तो क्या है, बस ये फैक्टर बनने चाहिए इसे, और यहाँ पे इसके तो फैक्टर बनना पॉसिबल है, ये -4 और 1, बराबर ना। तो ये 5 का 5, ये होगा t² -4 और ये होगा t² +1, ऐसे।
और इसके बाद अभी टी स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर बन सकते हैं, t-2, t-2 और t-4। तो कितना होगा ये 2t माइनस होगा 3, फिर होगा t+1, टोटल डिवाइड बाय होगा कितना 5 टाइम्स हो जाएगा t-2 और t+2 और होगा ये t²+1। बस इतना होगा। मतलब जो फैक्टर नीचे वाला जीरो जब कहाँ पे हो रहा है 2 पे और -2 पे, और शायद इसने वो निकाल भी दिया है टी की वैल्यू। बस फिर इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो रहा है। मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ऑलवेज एग्जिस्ट ही है, बराबर ना। तो इसको जीरो करके तुम क्या करोगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। ये कभी भी जीरो नहीं है। टी कितना है तुम्हारे पास, टी जो दिया है उसने कितना -2 से लेकर +2 के बीच में दिया है, बराबर ना। तो इसका मतलब टी की वैल्यू -2 से लेकर +2 के बीच में, नीचे वाला तो कभी भी जीरो नहीं हो रहा ना। मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी नहीं है, बराबर ना। ये ऑलवेज एग्जिस्ट है इस इंटरवल में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे टी की वैल्यू कितना आ जाएंगी, फिर टी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और टी की वैल्यू कितना आ जाएगी -1। अब टी की वैल्यू 3/2 और -1 जो है ये क्या है, मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ये चेक करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा किसके पास, डी वाई बाई डी टी के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास, मतलब वाई के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। तो निकालो कितना आ जाएगा। तो कहाँ निकाले, नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो d2y/dt² कितना आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 24t और ये होगा -6, सही है ना, 24t-6। तो जब तुमने क्या किया कि d2y/dt² कहाँ पे निकाला, t की वैल्यू 3/2 पे निकाला, कितना आया देखो, कितना आना चाहिए। तो 3/2 जब यहाँ पे रख देंगे तो होगा कितना, ये 24/2 मतलब 12 इंटू 3 कितना आएगा 48, 48 -6 मतलब हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, सही है ना। फिर दूसरा d2y/dt², अब कहाँ पे निकालना है, t = -1 पे निकालना है। अब ये कितना होगा देखो -1 पे, तो ये निगेटिव होगा, ये नहीं निगेटिव होगा, तो ये तो होगा निगेटिव। तो साइन सिस्टम तो मिल गया आपको, ये है तुम्हारा पॉजिटिव कहाँ पे 3/2 पे। इसका मतलब क्या होगा कि t = 3/2 जो है ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। और t = -1 पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब t = -1 जो होगा तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। -1 जो होगा तुम्हारा मैक्सिमा होगा, ठीक है। बस फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इधर निकाल लेते हैं। ओके, मतलब समझ में आ रहा है आपको। t = जो 3/2 है वो मिनिमा का पॉइंट है, t = -1 जो है मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। ये तो t = 3/2 जो है वो मिनिमा का है। अगर x के टर्म में चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो t की वैल्यू 3/2 है ना वो यहाँ पे रखना पड़ेगा इस वाले में, और वहाँ से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। और वहाँ से जब t की वैल्यू जो 3/2 जब यहाँ पे रखोगे ना तुम, तो जो x आएगा निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा 1033/32, ये आ जाएगा। और t = अगर -1 ही है ना, ये -1 जब x के अंदर रखोगे ना ये, तो x कितना आ जाएगा 31, मतलब x = 31 पे तुमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मैक्सिमा, मैक्सिमा ना, हाँ, यहाँ पे मिल रहा है तुमको मैक्सिमा और यहाँ पे मिल रहा है तुमको मिनिमा। अगर तुमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, जो t की वैल्यू 3/2 इसमें रखोगे y के बदले, y के एक्सप्रेशन में, और x = -1 भी इसमें रखोगे, तो यहाँ पे तुमको y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, ध्यान में रखो। ये क्या होता है कि x की वैल्यू मतलब किस जगह पे, x की किस जगह पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बराबर ना। तो ये x करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मैक्सिमम फंक्शन के, ठीक है। तो इस बारे में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सेकेंड मेथड की, पता नहीं ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, इस बारे में देख लेते हैं, ठीक। आगे फिर से वही क्या करोगे, dy/dt निकाल दिया पहले तो तुमने, कितना होगा 3t² माइनस हो जाएगा 3, और dx/dt निकाल दिया, कितना आ जाएगा 2 आएगा cos t। इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग कर सकते हो इसको ना, फटाफट इसको जीरो कर दो, और क्या बोलते हैं इसको dy/dt निकाल दो, उसको जीरो कर दो, t की वैल्यू -1 और +1 ही आएगा। चलो मैं भी कर देता हूँ। तो dy/dt dy/dx कितना आ जाएगा
3t² - 3 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 प्लस आएगा cos t। और साफ साफ दिख रहा है आपको, इसका जो रेंज होगा -1 से +1 के बीच में होगा, और +2 ऐड करने से ये कभी भी जीरो तो होगा नहीं, मतलब इसको जीरो करना है, मतलब ये ऊपर से ही जीरो आएगा, तो टी की वैल्यू कितना आएगी +और -1 आएगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितना आ गई +और -1 आ गई। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन देखना पड़ेगा y के विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कितना आएगा पहले देख लो, ये आएगा 6t बराबर। तो जब यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और t की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, ये होगा मिनिमा, और ये इस जगह पे होगा ये मैक्सिमा। अगर तुमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो t=1 पे आएगा y कितना, t=1 पे आएगा y मिनिमम, और t=-1 पे आएगा y मैक्सिमम। वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे निकाल दो। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 - 3 तो कितना आएगा, ये आएगा -2, और -1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -1, और ये +3 तो आएगा ये +2। और करस्पॉन्डिंग अगर x चाहिए तुमको तो x की वैल्यू t की वैल्यू 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये 2 + sin 1, इस जगह पे आएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, और 2 कितना -1 रखेंगे ना, तो -2 - sin 1 की जगह पे आएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस फिर कहीं पे भी आपको सेकंड मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ सेकंड मेथड क्या होगी। मेथड जो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कवर कर देते हैं, तो ये मेथड आपको समझ में आ रही है क्या, देख लो, है ना। सेकंड मेथड में हम लोग देखेंगे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।